नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर तेजस्वी यादव ने उठाया बेरोजगारी का मसला, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार से पूछे गए 17 बड़े सवाल। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश से तनातनी और सीटों को लेकर चिराग पासवान कर सकते हैं बड़ा फैसला, एनडीए में फूट का संकेत आ रहा है सामने। जी दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने उठाया बेरोजगारी का मसला, सीएम नीतीश कुमार से पूछे 17 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा से पहले जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी ने कहा कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पर मुंह ना छिपाएं, बिहार के 7 करोड़ युवाओं के सीने में धधक रहे इन ज्वलंत सवालों का जवाब दे। अगर जवाब नहीं देते हैं तो इस चुनाव में युवा करारा जवाब देंगे। हम बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों से संबंधित निम्नलिखित सवाल बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं। पहला, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती? बिहार में आईटी पार्क और एसईजेड्स क्यों नहीं बन सकते? दूसरा, बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते? 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। तीसरा, बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताएं कि हम बिहार तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते? चौथा, 15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते? पांचवा, 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दुग्ध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते? बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता? छठा, 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया? बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? सातवां, बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया? आठवां, सरकार विभिन्न विभागों से लंबित 4.5 लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती? नौवां, 15 वर्षों की सरकार नियुक्ति भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती? 10वां, सरकार बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं करती? 11वां, 15 वर्षों की सरकार बताएं कि आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की? 12वां, 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलावार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। 13वां, 15 वर्षों में बिहार से कुल कितना पलायन हुआ? बिहार में अप्रत्याशित दर से पलायन क्यों बढ़ रहा है? 14वां, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे और कल कारखाने लगे? 15वां, 15 वर्षों में पहले से चालू कितनी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल एवं दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए और उससे बिहार को कुल कितने राजस्व व रोजगार के अवसरों की हानि हुई? 16वां, 15 वर्षों में बिहार का कुल कितने लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया? और 17वां, बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश से तनातनी व सीटों को लेकर आज चिराग कर सकते हैं बड़ा फैसला, नड्डा से भी की मुलाकात। जी हां दोस्तों, क्या लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की तनातनी का क्या परिणाम निकलेगा? एलजेपी व जेडीयू के संबंधों को लेकर ऐसे कई सवाल हवा में हैं। आज एलजेपी की हाई लेवल बैठक में इस तमाम बातों पर विचार किया जाएगा। चिराग पासवान द्वारा बुलाई गई इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम फैसला लेकर उसके अनुसार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके पहले चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उधर एनडीए में एलजेपी सहयोगी घटक दलों के नेताओं से कहा है कि गठबंधन में कहीं कोई तनाव नहीं है। विदित हो कि बीते 7 सितंबर को एलजेपी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी ने 143 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी करने का फैसला लिया था। साथ ही किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने की बात कही गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाने के नुकसान पर भी चर्चा हुई थी। इसके बाद आज फिर इन तमाम मुद्दों पर बैठक होगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार से लोग नाखुश, चुनाव पर पड़ सकता है असर, चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने कहा कि बिहार सरकार की कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं हैं और इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। पत्र में उन्होंने जमीनी स्तर पर कोविड-19 की स्थिति और सरकार के काम करने के तरीकों का जिक्र किया है। हालांकि यह पत्र अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। पत्र में चिराग ने एलजेपी संसदीय बोर्ड बैठक के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी के साथ ही बिहार में नौकरशाही की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है। सत्तारूढ़ आरजेडी की लोकप्रियता के बारे में पता लगाने के लिए एलजेपी ने 16 सितंबर को अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जेडीयू के साथ असहजता पर विचार विमर्श किया जाएगा। मालूम हो कि एलजेपी की राज्य में एनडीए सहयोगी के साथ समीकरण अच्छे नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर फैसला लेने के लिए पार्टी पहले ही चिराग को अधिकृत कर चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव आयोग का निर्देश, प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े। जी हां दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। टीम ने कोविड-19 के गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने और छूटे प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर वारंट का तामीला कराने का भी निर्देश दिया। शहर के एक होटल में भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया प्रमंडल के 12 जिलों की तैयारी की समीक्षा की गई। भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार, निदेशक शरद चंद्र व बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास, एडीजीपी जितेंद्र कुमार आदि ने जिलेवार तैयारी की समीक्षा की। सभी जिले का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चुनाव तैयारी की जानकारी ली गई। सबसे पहले किशनगंज और अंत में भागलपुर जिले का प्रेजेंटेशन हुआ। आयोग की टीम ने सभी डीएम को छूटे प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को कहा। अगर किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो एक जगह से हटाते हुए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें। बैठक में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले की समीक्षा हुई। लखीसराय को छोड़ क्षेत्र के आईजी, आयुक्त, डीआईजी, सभी जिले के डीएम और एसपी बैठक में शामिल हुए। लिंगानुपात बढ़ाने को चलाए अभियान। कई जिले में आबादी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं का अनुपात कम पाया गया। आयोग ने लिंगानुपात बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा कि मतदाता सूची में सभी योग्य लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए। आयोग ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, बिजली, रैंप और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराते हुए सभी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा गया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तरह की तैयारी करने का निर्देश दिया गया। पिछले चुनाव के मतदान प्रतिशत की समीक्षा की गई। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, चुनाव आयोग ने पप्पू को कैंची तो मांझी को पकड़ा दी कड़ाही, इनके भी बदले सिंबल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिया है। मंगलवार को आयोग ने राज्य की 12 क्षेत्रीय दलों को उनका नया चुनाव चिन्ह दिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को कड़ाही, जनता दल राष्ट्रवादी को डोली, भारतीय लोकनायक पार्टी को रोड रोलर का चुनाव सिंबल दिया गया, जबकि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल निशान मिला है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची होगा। मंगलवार को जेएपी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से उनकी पार्टी का चला आ रहा हॉकी इलेक्शन सिंबल आज ही तारीख से खत्म हो गया। अब जेएपी पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर कैंची चुनाव चिन्ह के साथ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। पूर्व सांसद ने नया चुनाव चिन्ह मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों और लुटेरों को पर कतरेगी। हमारा प्रयास होगा कि कैंची राज्य के लोगों का अपना चुनाव चिन्ह हो। कैंची इस बार जनता के सामने एक विकल्प के रूप में होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय है। जेएपी के एक कार्यकर्ता बिहार में बदलाव के वाहक बनेंगे। उन्होंने कहा कि नया चुनाव चिन्ह मिलने से लोगों को हमें समझने में सहूलियत होगी। जेएपी के शीर्ष नेताओं ने भी कैंची चुनाव चिन्ह मिलने पर खुशी व्यक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह ने बताया कि अब से पार्टी का चुनाव चिन्ह कैंची है। आगामी विधानसभा चुनाव में कैंची लोगों की पहली पसंद बनेगी। वहां जेएपी के राष्ट्रीय महासचिव एजाज अहमद ने खुशी जताते हुए कहा कि कैंची प्रदेश के सभी शोषित और वंचित लोगों का अपना चुनाव चिन्ह होगा। रुख
करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम के 2 एपिसोड पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टेलीविजन के बिंदास बोल कार्यक्रम के 2 एपिसोड के प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। ये एपिसोड आज यानी मंगलवार और कल यानी बुधवार को प्रसारित किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसे लगता है कि यह मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने वाला है। नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के आरोपों पर 2 एपिसोड के प्रसारण पर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस समय प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम मुसलमान समुदाय के अपमानित करने वाला है। कार्यक्रम पर उठाई गई आपत्तियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DVI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा कि मीडिया में स्वनियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस टीवी कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि सरकारी सेवा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें हर तरह की मान हानिकारक बातें कही जा रही हैं। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने कहा कि इस कार्यक्रम को देखिए, कैसा उन्माद पैदा करने वाला यह कार्यक्रम है कि एक समुदाय प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर रहा है। पीठ ने कहा, देखिए इस कार्यक्रम का विषय कितना उकसाने वाला है कि मुस्लिमों ने सेवाओं में घुसपैठ कर ली है और तथ्यों के बगैर ही यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को संदेह के दायरे में ले आता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है और प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होगा। सुदर्शन टीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से कहा कि चैनल इसे राष्ट्रहित में एक खोजी खबर मानता है। इस पर पीठ ने दीवान से कहा, आपका मुवक्किल देश का अहित कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा कि भारत विविधता भरी संस्कृति वाला देश है। आपके मुवक्किल को अपने आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार की दमनकारी रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह ने मंगलवार को यहां कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का दमनकारी रवैया जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी और अगले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। सिंह ने सोमवार को यहाँ जिला मुख्यालय पर पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल सपा कार्यकर्ताओं से अस्पताल में मिलकर उनका हालचाल जाना तथा इस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वाराणसी तथा राज्य के अन्य जगहों पर बेरोजगारी और न्याय मांगने वालों को आए दिन कुचलने की बर्बर कार्रवाई का नजारा प्रदेश की जनता देख रही है। समय आने पर वह इसका अवश्य जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता बेहद परेशान है तथा वह आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए अपना जवाब देगी। इस सरकार के रवैये से प्रदेश की जनता परेशान है। यह सरकार अब 15 महीने की मेहमान है। सिंह ने कहा कि वाराणसी में सोमवार को बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिससे कईयों की गंभीर चोटें आई हैं। युवा बेरोजगारी जिलाधिकारी को ज्ञापन देना जा रहे थे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।